पृथ्वीराज रासो एक वीर रस का ग्रंथ जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, उसमें से कुछ अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में है। पाठ्यक्रम का पहला अंश, मनहु कला ससभान कला सोला सो बनिय, बाल वैस ससिता समीप अमृत रस पिनिय, बिगसी कमल मृग भ्रमर बेनु खजन मृग लुटिय, हीर कीर अरुबिंब मोती नश शिश अहि घुटिय। तो यह पृथ्वीराज की तुलना चंद्रमा के समान करते हुए चंद्रवरदाई कहते हैं कि मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए। ये जो पहली पंक्ति है, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ 16 कलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वीराज पूरी तरह से पूर्ण है, उनमें 16 कलाएं हैं और उनका सौंदर्य देखते बनता है। ससभान का अर्थ है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शशि, जैसे चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में सजकर उनके सामने उपस्थित हो गया हो। ससभान का अर्थ है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कला स्वयं अपने पूर्ण रूप में सजकर उपस्थित हो गई हो। और 16 कलाएं पूर्णता का प्रतीक है जो उनके व्यक्तित्व और जीवन की विविधता दिखाती हैं। इस प्रकार पहली पंक्ति में, इस पंक्ति में यह बताने की चेष्टा की है कि पृथ्वीराज चौहान पूर्ण हैं, एक पूर्ण है, उनकी पूर्णता और सौंदर्य को रेखांकित किया है इस प्रकार से कि उनमें सारी कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं। दूसरी पंक्ति जो थी, बाल वैस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय, इसका अर्थ देखते हैं अभी। बाल वैस यानी डोगरी में कहेंगे तो बाल ब्रेस, हिंदी में कहें तो बाल वयस यानी युवा अवस्था जो पृथ्वीराज चौहान की है, उसका उल्लेख करते हैं कि चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा जैसे पूर्ण है, इसी प्रकार पूर्णवासी के चंद्रमा की तरह पृथ्वीराज चौहान भी है। कवि कहता है कि यह अवस्था अमृत के समान मधुर रसों को वितरित कर रही है, यानी इस अवस्था में पृथ्वीराज चौहान अमृत बांट रहे हैं, ऐसा लगता है। यानी उनको जो देखता है वो ही अमृत का पान कर लेता है। इतने सुंदर, इतने प्यारे, मनमोहक वे हैं। उनका यौवन यानी चारों तरफ संतोष बिखरा रहा है, सुख बिखरा रहा है और लोग आनंदित हो रहे हैं। इसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति है, बिगसी कमल मृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुटिय, तो इस पंक्ति में कहा गया है कि पृथ्वीराज का होना ही प्रकृति को सुंदर कर देता है। कमल खिले हुए हैं और भ्रमर यानी भौरे मस्ती में गा रहे हैं। बांसुरी की मधुर मधुर गूंजे हैं और पक्षियों की चपलता और हिरणों की मस्ती, स्वतंत्रता, यह सब अब पृथ्वीराज की महिमा में खोए हुए हैं। यानी इसके दो अर्थ देख सकते हैं हम। एक यह कि प्रकृति में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो सारी की सारी पृथ्वीराज के यौवन से मोहित है, उसी में खोई हुई है। एक ये अर्थ ले सकते हैं। और दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि पृथ्वीराज के भीतर ही ये सारी चीजें हैं। पृथ्वीराज के सौंदर्य के भीतर ये सारी चीजें हैं। क्या क्या है? भ्रमरों की मस्ती, भंवरों की मस्ती, बांसुरी की तान, पक्षियों की चपलता और हिरण की जैसी स्वतंत्रता, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें पृथ्वीराज के सौंदर्य में है। यह प्रकृति की जीवंतता को दर्शाता है जो पृथ्वीराज के प्रभाव से प्रफुल्लित हो उठती है। ऐसा भी हम मान सकते हैं कि पृथ्वीराज के होने से प्रकृति भी प्रफुल्लित हो उठती है, उसमें इस प्रकार के अनोखी चीजें हो जाती हैं, इस प्रकार की प्यारी चीजें हो जाती हैं। अब जो चौथी पंक्ति है, हीर कीर अरु बिब मोती नश शिश अहि घुटिय, इसकी व्याख्या देखते हैं। चारों पंक्तियों की जब अलग अलग व्याख्या करेंगे हम तो हमें समझ में आएगा कि हर पंक्ति में क्या क्या कहा गया है। इस पंक्ति में पृथ्वीराज चौहान के दरबार की बातें कही गई हैं कि उनका दरबार बहुत प्यारा सजा हुआ है, हीरे मोती तोते और सुंदर स्त्रियां। यह वो समय था, वीर गाथा काल, जब
राजा लोग अपने दरबार की शान में सुंदर स्त्रियों को भी मिलाया करते थे, यानी सुंदर स्त्रियां जितनी सुंदर स्त्रियां जिसके राजा के दरबार में है वो राजा उतना महान है, ऐसा माना जाता था, तब की बात है। तो उनके दरबार में हीरे हैं, मोती हैं, तोते हैं और सुंदर स्त्रियां भी हैं, सभी उनकी महिमा को बढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें। पर साथ ही साथ में नश शिश अहि घुट्टिय, यहाँ कवि संकेत करता है कि सिर्फ उनके सहयोगी या उनके यौवन से, उनके प्रताप से खुश होने वाले, आनंदित होने वाले लोग ही नहीं हैं, बल्कि शत्रु भी हैं जो उनकी कीर्ति को ग्रहण लगा रहे हैं, यानी जिनकी नज़र में रहता है कि किस प्रकार इनकी कीर्ति को कम किया जाए, खुश नहीं है उनकी कीर्ति से, उनके यश से। तो इससे यहाँ ये चंद ने यह कहने के प्रयत्न किया हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान का जीवन कोई बहुत आसान नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, इस पे कांटे भी हैं और पृथ्वीराज चौहान को संघर्ष से ही आगे निकलना होगा। तो इस प्रकार पहले अंश में अगर हम देखें तो क्या क्या हमें मिलता है। एक तो मिलता है हमें कि शरीर जो उनका है बहुत सुंदर है और मानसिक रूप से भी वो बहुत प्यारे हैं, प्रकृति भी आनंदित रहती है उनके साथ। उनकी सुंदरता, वीरता, यौवन और उनकी तुलना चंद्रमा से की हुई है, प्रकृति और अमृत से की हुई है। लेकिन आखिरी पंक्ति में कहा गया है कि उनका जीवन इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी ख्याति से, उनके सौंदर्य से, उनके यश से जलते भी हैं, तो उन्हें बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ेगा।